अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम साउंड वेव का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। और बेटा उसके बाद हम इंटरफेरेंस इन वेव्स को डिटेल में समझेंगे और इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, इंटेंसिटी को कैसे निकालना है, इनको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे और इन फार्मूलाज के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आप इस टॉपिक को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो बेटा इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें मैं आपको समझाऊं कि जिस तरीके से हम वेक्टर्स को जोड़ करते थे, जब किसी पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक्ट करते थे तो हम उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे। तो जिस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे इसी तरीके से जब किसी मीडियम में से साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा वेव्स या डिस्टर्बेंस गुजरते हैं तो फिर वहाँ पर एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है। उन दोनों वेव्स को मिलाकर एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है। उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसको मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल है और आपको ये समझा हुआ भी है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट at any time due to any number of waves meeting simultaneously at a point in a medium is the vector sum of all the individual displacements due to each one of the waves at that point at the same time। समझ गए कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स, जब बहुत सारी वेव्स मीट करती हैं साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, तो फिर जो उन सब का वेक्टर सम होता है, उन सब वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का जो वेक्टर सम होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बिल्कुल ही आसान कि आप सारी वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टरों की तरह जोड़ लो और फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आइए एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि y1 एंड y2 ये जो हैं दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर पोजीशन, यानी सेम टाइम और सेम पोजीशन पर y1 और y2 ये दो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हैं अलग अलग वेव के, ठीक है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो फिर इन दोनों वेव्स को मिलाकर जो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। समझ में आ गया। यानी दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को हम जब वेक्टरों की तरह जोड़ करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। तो हम वेक्टरों को भी तो ऐसे ही जोड़ करते थे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो कुछ भी नहीं करना, रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है और ये तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है। अब आप ये याद रख लो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ भी नहीं है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं, यूज़ या एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम काफ़ी सारी जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग वेव में, इंटरफेरेंस में और बीट्स में। स्टैंडिंग वेव्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया था। अब हम इंटरफेरेंस और बीट्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर यह प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। तो बेटा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, ये क्या है। व्हेन टू साउंड वेव्स, या साउंड वेव्स हों या कोई भी वेव हों, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम वेलोसिटी एंड आल्सो दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है।
तो फिर क्या होता है कि जब ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल सेम हो तो उनका सुपरपोजिशन जब होता है देट रिजल्ट इन द इंटरफेरेंस, तो उनके सुपरपोजिशन में से इंटरफेरेंस हो जाता है। तो आप बोलोगे इंटरफेरेंस जो है ये नतीजा या रिजल्ट होता है किसका? सुपरपोजिशन का। कौन सी दो वेव्स का सुपरपोजिशन? जिसकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी ये सारी चीज़ें सेम हों तो। इसी तरीके से हमने देखा था कि अगर दो वेव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी वगैरह में सेम हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनका जो सुपरपोजिशन है देट रिजल्ट इन द स्टैंडिंग वेव्स। समझ में आया? और आगे जाकर हम नेक्स्ट टॉपिक में बीट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल करती हैं और उनका सुपरपोजिशन होता है तो देट रिजल्ट इन बीट्स। तो ये जो सुपरपोजिशन है ये इंटरफेरेंस में भी रिजल्ट होती है इसकी, और ये मतलब स्टैंडिंग वेव्स भी बनाता है और ये बीट्स भी बनाता है, और आगे जाकर हम लाइट वाले चैप्टर में भी इसको यूज़ करेंगे। तो ये सारी जो हैं ये सुपरपोजिशन की एप्लीकेशंस हैं। अच्छा बेटा, अब इसको डिटेल में समझते हैं और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, दीज टू वेव्स अराइव एंड द इक्वेशन ऑफ दीज टू वेव्स आर गिवन बाय। बेटा ये दो वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, ठीक है, ये एट ए टाइम एक पॉइंट पर अराइव करती हैं, माना आती हैं, और इन दोनों वेव्स की जो इक्वेशंस हैं इनको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक वेव जो है वो सपोज करो y1 है तो उसको हमने लिख दिया a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ट्रेवल कर रही है तो ट्रेवलिंग वेव की तो इक्वेशन बेटा ऐसे होगी ना। ठीक हो गया। अब क्या है कि एक दूसरी वेव भी होनी चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो वो जो दूसरी वेव है उसको सपोज करो हम y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो माइनस का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, पर यहाँ पर ये देखो -5, इसका मतलब है दोनों वेव्स के दरमियान में फेज़ डिफरेंस है, फेज़ का फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं पर फेज़ का फ़र्क है। फेज़ का मतलब है कोई थोड़ी सी फेज़ में आगे है और कोई थोड़ी सी फेज़ में पीछे है। ठीक है, क्रस्ट ट्रफ आगे पीछे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों वेव्स जब मिलती हैं तो जब बेटा ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? हमें पता है हमने इनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है, और जब हम इन दोनों वेव्स को अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिलाएंगे तो फिर रिजल्टेंट वेव बनेगी। वो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। y1 और y2 वो हमारा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था अलग अलग वेव का, और दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद ये y जो है ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है ये पूरी इक्वेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आगे जाकर देखेंगे कि ये पूरी इक्वेशन जो है ये तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये वाला जो पार्ट है ये रिजल्टेंट वेव का फेज़ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का जो नेट डिस्प्लेसमेंट या y वैल्यू होती है वो इस तरीके से मिलती है जब हम दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से वेक्टरों की तरह जोड़ करते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव वो हम कैसे मालूम करते हैं? तो क्योंकि हमें पता है कि हम दो वेक्टर्स को दो वेव्स को वेक्टरों की तरह जोड़ करते हैं, तो बेटा वेक्टरों की तरह जो रिजल्टेंट मिलता है वो तो ऐसा मिलता है ना, तो यहाँ पर कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा ना वो वेक्टरों की तरह ही हम जैसे कोसाइन लॉ अप्लाई करते थे, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। यहाँ पर a1 और a2 जो है वो इंडिविजुअल वेव्स के वेव 1 और वेव 2 का एम्पलीट्यूड, और ये जो a है ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है,
और ये जो फाई है ये दोनों वेव्स के दरमियान में एंगल है। यहाँ हम वेव्स के अंदर एंगल को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। वेक्टर और स्केलर में हम क्या बोलते थे? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहाँ पर हम उसी एंगल को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। आ गई बेटा बात समझ में? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमने इनको वेक्टरों की तरह जोड़ किया है, इनके ऊपर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया है, तो हमें रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी वेक्टरों की तरह मिल जाएगा। यानी हम कोसाइन लॉ को ही यूज़ करके रिजल्टेंट वेक्टर के एम्पलीट्यूड को मालूम करेंगे। तो बेटा आप बोलोगे कि थोड़ी देर पहले सर ने बोला था कि एम्पलीट्यूड ये है, अब सर बोल रहा है कि नहीं वो वेक्टरों वाला एम्पलीट्यूड होता है। तो हम एम्पलीट्यूड के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला फार्मूला यूज़ करें? तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वेक्टर स्केलर पढ़ते थे तो कोसाइन लॉ तो जनरल फार्मूला होता था रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए। पर इसके अंदर अगर दो जो मतलब वेक्टर्स होते थे उनका जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाता था तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे भी तो मालूम करते थे, 2a cos θ/2। डिफरेंस वेक्टर कैसे मालूम करते थे? 2a sin θ/2। रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड 2a cos θ/2। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही है। तो हमारे बुक में यहाँ बहुत सारी ये जो इस तरीके की इक्वेशन होती है, इसको ड्राइव करने के लिए हमने ये सपोज किया था कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है। तो अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो ऐसा ही आएगा ना, बिल्कुल जैसे दो इक्वल वेक्टर्स होते थे। पर ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा जो दो वेव्स हैं वो इक्वल एम्पलीट्यूड वाली हों जो इंटरफेरेंस करें। एम्पलीट्यूड तो कम ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मालूम करने के लिए ये इक्वेशन, और अगर इक्वल एम्पलीट्यूड वाली वेव्स हैं तो रिजल्टेंट वेव को एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए ये वाली इक्वेशन। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि एम्पलीट्यूड में ये वाला फार्मूला कब यूज़ करना है और ये वाला फार्मूला कब यूज़ करना है। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, हम रिवीजन कर रहे हैं वेक्टर स्केलर्स की, ऐसे ही समझ लो। आगे चलते हैं बेटा। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो तो इस तरीके से मिलेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos θ। आगे जाकर मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। पर जो इंटेंसिटी होती है उस पर हम इस तरीके से कोसाइन लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की तरह तो इस तरीके से इंटेंसिटी का फार्मूला नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? इस फार्मूले को देखें और मैं आपको समझाता भी हूँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I जो है उसको मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अच्छा, ये फार्मूला बना कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इस फार्मूले को स्क्वायरिंग टू बोथ साइड कर दें तो ये क्या होगा? ये साइड जब स्क्वायर होगी तो रिजल्टेंट वेव जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर बेटा सेम, और स्क्वायर करने से ये जो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? a1 स्क्वायर, यानी 1 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? इंटेंसिटी। और क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो इंटेंसिटी भी 1 वाली, सही है, प्लस बेटा सेम। उसके बाद सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी है, और क्योंकि a2 है तो यहाँ पर हो गया I2, सही है। ये प्लस सेम, ये बेटा 2 भी सेम। अब यहाँ पर है a1, ठीक है। तो अगर a1 स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते? I1, पर यहाँ पर a1 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर तो है a। तो बेटा अगर यहाँ पर a होगा, इसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो ये वाली साइड तो अंडर रूट में आ जाएगी ना, इसलिए a जो है वो अंडर रूट इंटेंसिटी और a का जो स्क्वायर है वो सिंपल इंटेंसिटी। तो ये जो a है
ये अंडर रूट में इंटेंसिटी बन जाएगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, ठीक है, ये दोनों अंडर रूट में इंटेंसिटीज़ बन जाएंगे। और आगे ये कास फाई सेम। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए ये फार्मूला, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला, और इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला हम आगे जाकर यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है, इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे भी। तो इससे पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स करने से पहले कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पर होता है, उसकी कंडीशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है व्हेन जो फाई है, यानी जो एंगल या फेज है, वो दोनों वेव्स के दरमियान में या तो हो ही ना, 0 हो, या तो 2 पाई हो या 4 पाई हो, ठीक है, यानी 2 पाई इंक्रीज करो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, या आप ऐसे बोलो 2 पाई n, यानी 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो, ठीक है, यानी 2 पाई के साथ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 2 पाई के साथ जब 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 पाई के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई, 2 पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई। तो जब दो वेव्स के दरमियान में फेज डिफरेंस कैसा हो, 2 पाई n, वेयर n इज 0, 1, 2, 3 होल नंबर, ठीक है, तो फिर इस किस्म का जब फेज डिफरेंस होता है तो दोनों वेव्स क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। तो बेटा फेज का डिफरेंस ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पाथ का डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए। तो पाथ के डिफरेंस को हम x बोलते हैं। तो बेटा पाथ का डिफरेंस या तो होना ही नहीं चाहिए, या तो पूरी वेवलेंथ जितना होना चाहिए, 2 वेवलेंथ जितना, 3 वेवलेंथ जितना, यानी पूरी वेवलेंथ जितना फ़र्क होना चाहिए। इसको हम जर्नली क्या बोलेंगे, n लेमडा, यानी 0 लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन। वैसे भी हमें पता है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज 0, और फिर जब पाथ डिफरेंस लेमडा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई होगा तो 2 लेमडा होगा तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ का फ़र्क पूरा लेमडा होना चाहिए, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, और जो फेज़ का फ़र्क है ये 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो बेटा जब इस किस्म का पाथ और फेज़ डिफरेंस होता है दो वेव्स में, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों वेव्स आपस में फेज़ में हैं, और जब ये दोनों आपस में फेज़ में मिलेंगी तो फिर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हमें एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मिलेगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। कैसे हुआ, भूल गए, ये फार्मूला था जर्नल इंटेंसिटी का। अब क्योंकि फेज़ में है तो फेज़ में एंगल कितनी होती है, 0, तो कास 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कास है वो तो ख़त्म, तो बाकी ये वाला फार्मूला बन जाएगा। याद कर लो, ये जो 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, इसका भी कास 0 जैसा ही होता है। आप कैलकुलेटर में लिखो कास 0 1 आएगा, फिर 2 पाई मतलब 360, कास 360 भी क्या होता है, 1 आता है, और इसी तरीके से 4 पाई 6 पाई, इन सब का जो कास है वो कास 0 की तरह 1 हो जाता है। समझ में आया कि ये तो है जर्नल फार्मूला इंटेंसिटी का, पर यहाँ पर जब हम कास 0 की वैल्यू 1 पुट कर दें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला ये बन जाएगा, जो तब होगा जब दोनों वेव्स आपस में फेज़ में हों, पाथ का फ़र्क ऐसा हो, फेज़ का फ़र्क ऐसा हो, ठीक है बेटा। अब इस फार्मूले को हम, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई वो कैसे, अगर आप गौर से देखो तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, पहला टर्म स्क्वायर में, दूसरा टर्म स्क्वायर में, कैसे समझें। सपोज करो पहला टर्म है अंडर रूट I1, तो ये जो I1 है ये अंडर रूट I1 का स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर करो तो I1 बन गया। दूसरा टर्म है अंडर रूट I2, तो ये जो है ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। अब ये जो दरमियान वाला टर्म है, भले आखिर में लिख लो या दरमियान में लिख लो, ये दोनों पहले और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट का डबल होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले के हिसाब से। तो देखो पहले
और आखिरी का ये प्रोडक्ट हो गया √I1 I2। और ये जो टर्म है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का डबल है, तो फिर ये तो a + b होल स्क्वायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको a + b फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर क्यों ना लिख दें, तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो। कभी प्रॉब्लम्स ऐसे करने आसान लगते हैं और कभी कभी इस तरीके से भी बड़ी जो है आसानी हो जाती है, हमें टाइम हमारा सेव हो जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ गए। अब इसको हम फिगर में भी देखते हैं। भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के लिए ग्राफ कैसे हम समझेंगे। सपोज करो ये y1 और y2 हैं, ठीक है, ये y1 और ये नीचे वाली y2 है। तो बेटा जब ये ट्रेवल करती हैं और सेम जगह से सेम प्लेस पर इस तरीके से ट्रेवल करें कि हमेशा आपस में फेज़ में हों। फेज़ का मतलब है ये देखो, क्रस्ट जो है क्रस्ट के सामने हो, ट्रफ जो है वो ट्रफ के सामने हो। हर जगह पर क्रस्ट क्रस्ट के सामने, ट्रफ ट्रफ के सामने, क्रस्ट क्रस्ट के सामने, ट्रफ ट्रफ के सामने। तो फिर क्या होगा, ये जो है इन दोनों की रिजल्टेंट वेव है। तो देखो क्रस्ट क्रस्ट के सामने, तो इन दोनों का क्रस्ट मिलकर रिजल्टेंट वेव का क्रस्ट भी बड़ा हो गया, और ट्रफ ट्रफ के सामने तो रिजल्टेंट वेव का ट्रफ भी बड़ा हो गया। तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका क्रस्ट और ट्रफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड साउंड का, लाइट का इंक्रीज हो जाता है। अच्छा बेटा, फेज़ के अंदर जब ये आपस में मिलते हैं तो इंटेंसिटी तो ऐसे हो जाती है। आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होगा? जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था उसका फार्मूला क्या बनना चाहिए, सोचो। वेक्टर स्केलर्स में दो वेक्टर्स मैक्सिमम रिजल्ट कब देते थे? जब जीरो की एंगल हो, या यहाँ पर जीरो के बदले 364 पाई 6 पाई भी है। तो बेटा वो मैक्सिमम रिजल्ट क्या होता था, दोनों को हम सिंपली जोड़ करते थे a + b। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a जो है वो तो a1 + a2 हो जाएगा, यानी सिंपली आपने जोड़ करना है। पर ये जो इंटेंसिटी है ये जोड़ करने से कुछ ज़्यादा है। ये देखो I1 + I2 को जोड़ किया और फिर आगे √2 √I1 I2 ये एक्स्ट्रा पार्ट भी हमने जोड़ किया। तो याद कर लो, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है a, वो तो a1 + a2 हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी दोनों इंटेंसिटी के सम से भी कुछ एक्स्ट्रा होगी। और कितनी एक्स्ट्रा? 2 √I1 I2 इतनी एक्स्ट्रा। समझ में आया? तो बेटा ये जो है वो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फेज़ जो है वो पाई यानी 180 या फिर 3 पाई 5 पाई, ये देखो पाई के साथ कोई आड नंबर हो, 1 3 5 7 पाई 9 पाई। तो ये जो आड नंबर है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2n-1। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में 2n-1 है ना, ये हमें आड नंबर्स देता है। जैसे यहाँ पर जो n है हम 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम n की वैल्यू ये देखो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 2 ज़ा 2, 2 - 1 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई। फिर जब 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 - 1 3 पाई। 3 पुट करोगे तो 2 3 ज़ा 6 - 1 5 पाई। ठीक है, तो जब फेज़ जो है वो 2n-पाई होगा, या हम लैंग्वेज में बोलें आड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पाथ का जो डिफरेंस है x जो है वो λ/2 हाफ वेवलेंथ हो, या 1.5 3 λ/2 5 λ/2, यानी λ/2 का आड मल्टीपल। λ/2 के आगे या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो। तो ये देखो λ/2 तो है, इसके आगे हमने कोई आड नंबर रख देना है। और आड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n-1। ठीक है, और n की वैल्यू 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 रखते जाओ तो आपको λ/2 3 λ/2 और 5 λ/2 7 λ/2 इस किस्म का पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो बेटा जब पाथ डिफरेंस आड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो और फेज डिफरेंस आड मल्टीपल ऑफ पाई हो,
तो फिर हमें जो दो वेव्स का इंटरफेरेंस मिलता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इस कंडीशन को हम ऐसे भी बोलते हैं कि दोनों वेव्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज में हैं, जिसकी वजह से जब वो मिलेंगी तो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, जो बराबर हो जाएगी I1 + I2 - 2√I1I2। यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। कैसे? दोबारा से देखो कि ये जो है पाए या 3 पाए या 5 पाए ये सारे किस तरीके के होते हैं, 180 जैसे, और cos 180 -1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर वो माइनस आ जाएगा और फार्मूला कुछ इस तरीके से सॉल्व होकर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मिनिमम जो इंटेंसिटी है, जैसे वहाँ पर a+b² फार्मूला बन रहा था, तो यहाँ पर a-b² की तरह ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस ये b और ये होल स्क्वायर। तो दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? अब इसको हम ग्राफ में देखते हैं। तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर वंस अगेन, ये आपकी हो गई y1 और ये हो गई y2, और ये है जो आपकी डार्क लाइन है, ये थोड़ी ज़्यादा डार्क वाली, ये आपकी रिजल्टेंट वेव है। तो यहाँ पर ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज में हैं। वो क्यों? क्योंकि इसका जो क्रस्ट है वो इसके ट्रफ के सामने है, फिर जब इसका ट्रफ है तो इसके क्रस्ट के सामने है। तो जब वेव्स इस किस्म से मिलती हैं कि क्रस्ट के सामने ट्रफ हो, ट्रफ के सामने क्रस्ट हो, तो फिर क्या होता है, एक का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और ये वेव जो है ये बेचारी सीधी हो जाती है, ना ऊपर या ना नीचे। एक ने 10 रुपये दिए, दूसरे ने 10 रुपये ले लिए, तो जेब खाली। तो जब जेब खाली तो वेव सीधी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कब? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है, इसका और इसका ऊपर को, इसका नीचे को बराबर बराबर कैंसिल हो गया, ख़त्म। पर कभी कभी क्या होता है, एक का ज़्यादा होता है, दूसरे का कम होता है, तो फिर बड़े में से हम छोटे को कट करेंगे तो जो बड़ा होगा उस तरफ कुछ बचेगा। यानी अगर क्रस्ट बड़ा है और ट्रफ छोटा है तो क्रस्ट वाली साइड में कुछ वेव बचेगी। तो ये जो सारी कंडीशन है हम ये सोचकर अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर है। ठीक हो गया बेटा? आगे चलते हैं। अब हमें ये पता है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा होता है। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करें। तो लेट सपोज करो, अगर मैं बोलूँ कि A1 जो है, यानी वेव 1 का एम्पलीट्यूड 3 है, 2 का एम्पलीट्यूड जो है वो 4 है, और दोनों के दरमियान में जो फेज़ है या एंगल है वो 0 डिग्री है, तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो ये तो 1 मिनट में आप कर दोगे। क्यों? आपने बोलना है सर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर की तरह होता है, और 3 और 4 0 डिग्री पर तो 7 हो जाते हैं। पैरेलल वेक्टर्स सीधे सीधे जोड़ होते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं, तो 3 और 4 7। बिल्कुल इसी तरीके से, कोई नई चीज़ नहीं, आप पुट कर लो भली। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और वेक्टरों की तरह वही 2 A1 3 4 और cos 0 = 1, तो 16 और 9 25, और ये सारे मल्टीप्लाई करके 24, और ये √49 और इसका अंडर निकला आया 7। तो बेटा एम्पलीट्यूड में तो कोई मसला ही नहीं है, वही रिजल्टेंट वेक्टर। बस आपने ये देखना है कि फेज़ कितना है, दोनों वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड कितना है, ये अच्छे तरीके से देख लेना है। और यहाँ पर ये जो एंगल होती है इसको हम थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, इसमें किसी भी एंगल से किसी भी नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये फाई है या क्या है। ठीक है, ये थीटा ही समझो इसको। ठीक है, आगे चलें। अब ये मुझे बताओ कि अगर इसी तरीके का इंटेंसिटी का प्रॉब्लम आता, यानी एक वेव की इंटेंसिटी है 3, दूसरी वेव की इंटेंसिटी होगी 4, और दोनों के दरमियान में एंगल 0, बिल्कुल सेम किस्म का डेटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? क्या आप 7 बोलोगे? नहीं, एम्पलीट्यूड की तरह इंटेंसिटीज़ को जोड़ नहीं करना। इसी वजह से जब हमें ई-केट, एम-केट या MCQs के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर बहुत गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटेंसिटी को भी एम्पलीट्यूड की तरह समझ कर बैठे हुए होते हैं। पर आपको पता है इंटेंसिटी को तो इस तरीके से हमने ऐड करना है। तो आपने इंटेंसिटी के इस फार्मूले को अपने माइंड में रखकर फिर प्रॉब्लम का आंसर निकालना है। सही है?
और ये फार्मूला हमने ड्राइव भी कर लिया। अब इसको आप देखोगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये फार्मूला आपने लगाना है और फिर एक क्या है 3, दूसरी क्या है 4 और प्लस ये 2 और यहाँ पर बेटा क्या हो गया अंडर रूट ये 3 ये 4 इंटू 1। ठीक हो गया बेटा। ये 3 और 4 हो जाएंगे 7, ये प्लस ये 2 और बेटा ये 3 4 जा 12 और यहाँ पर तो 1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 7 तो सेम है और ये जो 12 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 4 ज़रब 3 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट जो है वो 2 बाहर आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और अंदर 3 जो है वो रेडिकल में ही रहेगा। तो 12 अंडर रूट 2 अंडर रूट 12 को हम 4 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ऑप्शन इस तरीके का लिखा होता है, बच्चे बोलते हैं ये तो सही है, तो इस तरीके का भी कभी लिखा होता है, कभी बोथ ऑफ दीज भी लिखा होता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कैसे बन गया। तो बेटा ये आराम के साथ आपने इसको भी समझ लेना है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पर आपने इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक मज़ेदार सा टॉपिक था जिस पर हमने कुछ MCQs भी किए, इंटेंसिटी, और हमने इंटेंसिटी को भी देखा और इंटेंसिटी के साथ साथ हमने एम्पलीट्यूड को भी देखा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी देखा, फेज़ आउट ऑफ फेज़, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में सुपरपोजिशन की जो आखिरी एप्लीकेशन यानी कि बीट है इसको भी देखेंगे और आगे जाकर इस चैप्टर में हम अब डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो मज़े वाले जो आपके टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह पेंडिंग में हैं और जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होंगे आपकी जो टेस्ट है वो वंस अगेन एक मरतबा फिर तैयार है, आपने टेस्ट देनी है। इसलिए आखिर में मैं कुछ MCQs पर भी आपको प्रॉब्लम्स करवाऊँगा और मैं कुछ टेस्टें जो हैं वो लिंक में भी लगा देता हूँ। और बेटा लिंक को आप फॉलो किया करें और लिंक जो है वो वन ड्राइव में खुलती है, उसके लिए आप अपने मोबाइल में वन ड्राइव जो है वो इंस्टॉल कर लें और फिर वो लिंक जो है आपकी खुल जाएगी और आप जो है वो नोट्स और MCQs जितने भी मेरे पास हैं आप उनको मुफ्त में आराम के साथ अपने मोबाइल में ही असेस कर सकते हो। बेटा इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।